तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अपील को तो अस्वीकृत कर ही दिया गया था, वो तो अस्वीकृत हो ही चुकी थी और उन्हें फांसी मिलना भी निश्चित हो चुका था। और जो कानूनन फांसी हुआ करती थी उससे कुछ दिन पूर्व ही जो कैदी हुआ करते थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी जाती थी कि कोई भी किसी से मिलेगा नहीं, अब इनको परिवार से या किसी और से मिलने नहीं दिया जाएगा फांसी से कुछ दिन पहले ऐसा हो जाया करता था। तो 3 मार्च 1931 को सरदार किशन सिंह कौन थे, जो कि भगत सिंह के पिता थे, वो अपने परिवार सहित अंतिम बार भगत सिंह से मिलने आए। और पूर्व में हुई मुलाकातों की अपेक्षा इस बार की मुलाकात बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये अंतिम मुलाकात थी। जहां पहले उम्मीद, विश्वास और उत्साह का भाव अधिक हुआ करता था, वहीं इस बार की मुलाकात निराशा, दुख और निस्तेजता से भरी हुई थी। क्योंकि पहले जब आते थे तो ये सोचकर आते थे कि शायद कुछ दिनों बाद हम इनको छुड़ा लेंगे, जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन अब तो उन्हें पता है ना कि फांसी तो निश्चित हो ही चुकी है, तो वो भी जानते हैं कि मुलाकात जो है वो अंतिम है, तो मुलाकात तो अलग होगी ही है। और आज के बाद इस जीवन में भगत सिंह से फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, ये उन्हें पता था। उनका परिवार ये बात भली भांति समझ चुका था कि फिर नहीं होगी मुलाकात, अंतिम है ये अंतिम मिलन ही घड़ी थी, अंतिम मिलन की घड़ी थी, एक दूसरे को अलविदा कहने की घड़ी थी। इसलिए इस बार किशन सिंह के साथ सरदार अर्जुन सिंह, दादा जयकौर, सरदार अर्जुन सिंह थे भगत सिंह जी के दादाजी, और उनकी दादी थी जयकौर, उनकी माता का नाम था विद्यावती, और उनके भाई बहन थे जिनमें अमरकौर, कुलवीर थे, और उनकी चाचियां थी। ये सभी लोग आए थे भगत सिंह से मिलने के लिए। और भगत सिंह को पहले जाना जाता था भांगो वालों के नाम से। तो वो कहते हैं कि जिस भांगो वाले को सीने से लगाकर पाला था, जिसकी एक आवाज पर सब दौड़े चले आते थे, जिसकी शरारतों को हंसते हुए सहा था, जिसकी शादी के अनेक स्वप्न संजोए थे, वही भगत सिंह जीवन की राह में उनका साथ छोड़कर सदा सदा के लिए मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने वाला था। सोचिए, जो इतना प्यारा था उसके बारे में उनको पता है कि यह अंतिम मिलन है, जानते हैं कि कल ये रस्सी के फंदे पर लटक जाएगा, किस तरह मिल पाओगे। तो सरदार अर्जुन सिंह आज बहुत व्याकुल और दुखी थे उनके दादाजी भगत सिंह के, क्योंकि भगत सिंह के जन्म के साथ ही उन्होंने सोच लिया था कि वे उसके कंधों पर चढ़कर ही शमशान जाएंगे, माने उनके प्रिय पोता ही उन्हें मुखाग्नि देगा, ऐसा दादाजी का सपना था। लेकिन विधाता ने उनके जीवन में इतना क्रूरतम दिन लिखा था, इसकी तो उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। जिस युवक ने न अभी खुशियों के रंग तक नहीं देखे थे, उसकी आंखें सदा के लिए मूंदने वाली थी, ये सोच सोचकर ही अर्जुन सिंह की आंखों में आंसू छलकने लगे थे। कितने थे, 23 साल के थे भगत सिंह। तो जब दादाजी भगत सिंह के पास पहुंचे तो भगत सिंह क्या कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं अपने प्रेम भर स्वर में, भगत सिंह बोले कि दादाजी, आप इस तरह आंसू बहाकर मेरे मन को कमजोर मत कीजिए। बचपन में आपने ही मुझे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। एक बार आपने कहा था कि अन्याय को सहने वाला अन्याय करने वाले से बड़ा दोषी होता है। मैंने जीवन भर इसी बात का पालन करते हुए सदैव अन्याय का विरोध किया है, और आज मुझे गर्व है कि मैं आपका पोता हूं, जिन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करके मेरे जीवन को सार्थक बनाया है। तो दादाजी, मुझे तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक इसी प्रकार सत्य मार्ग पर अडिग रहूं। ये कौन कह रहे हैं? भगत सिंह कह रहे हैं अर्जुन सिंह दादाजी से। फिर सरदार अर्जुन सिंह ने कांपते हाथों से भगत सिंह के सिर पर हाथ फेरा, आंखों में आंसू की लड़ियों को संजोए वे कुछ कहने को हुए, लेकिन गला अवरुद्ध हो गया और वे एक ओर हट गए। अब उनकी ये दशा देखकर भगत सिंह ने माँ विद्यावती से कहा, उनकी माँ थी विद्यावती, उनसे क्या कहा भगत सिंह ने फिर कि बेबे जी, दादाजी बूढ़े हो गए हैं, आप लोग
इनके पास बंगा में जाकर रहना, इन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। तो भगत सिंह की माँ क्या कहती हैं कि भगत, तुम जैसे भांगों वाले को जन्म देकर मेरी कोख धन्य हो गई। अपने कर्मों से तुमने मुझे भी दुनिया में सम्मान के योग्य बना दिया। मैं वाहे गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में बेटे के रूप में भगत सिंह ही मिले। ये कौन कह रही है? भगत सिंह की माँ। और उनको पता है कि अगले दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली है, और एक साधारण माँ होगी वो रोने लग जाएगी वहीं। और ये है एक क्रांतिकारी माँ। अब उनको भी पता है कि कहीं मैं कमजोर हुई तो ये भी दुखी हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि कहीं उनके आंसू देखकर अंतिम समय में भगत सिंह का मन दुखी ना हो जाए। यह सोचकर वह वीरांगना दृढ़ स्वर में बोली कि भगत, जीवन के अंतिम क्षण तक अपने निर्णय पर अडिग रहना, पीछे मत हटना। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है, लेकिन मृत्यु तो वही श्रेष्ठ है जिसे सारी दुनिया देखे। जिसकी मृत्यु पर सब रो उठे, उसका मरना ही सफल है। और मुझे गर्व है कि तुम देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर रहे हो। मेरी यही इच्छा है कि फांसी के तख्ते पर खड़े होकर तुम इतनी तेज आवाज में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाओ जिससे सोए हुए देशवासियों की नींद टूट जाए। वे एकजुट होकर तुम्हारे अधूरे छोड़े गए कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। माँ कह रही हैं बेटे से ऐसा। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुझे बचा लेंगे, छुड़वा लेंगे, जेल से रिहा करवा देंगे, फांसी नहीं होने देंगे। और ये सब इतना आसान नहीं होता है। अपने ही सामने अपने ही लाडले को अलविदा कह देना। भगत सिंह ने मां के हाथ को स्पर्श करते हुए कहा कि बेबे जी, आप अपने पुत्र पर विश्वास रखिए। मैं इतनी वीरता से मृत्यु का वर्ण करें वह इतनी वीरता से मृत्यु का वर्ण करेगा कि सदियों से सोया हुआ देश का अभिमान पुनः जागृत हो जाएगा। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी मौत देश में एक नई क्रांति को जन्म देगी। मैं फिर जन्म लूंगा और तब तक बार बार जन्म लेता रहूंगा जब तक कि मेरा देश, मेरे देशवासी गुलामी की बेड़ियों से आजाद होकर खुली हवा में सांस नहीं लेते। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी मौत से लाखों भगत सिंह उठ खड़े होंगे और फिर वह दिन दूर नहीं रहेगा जब ब्रिटिश सरकार को यहां से जाना होगा। ये 23 वर्ष के नौजवान के शब्द हैं। और हमारे शब्द क्या होते हैं? चाय में शक्कर कम थी, आज रोटी बढ़िया नहीं बनी, अरे आज तो खाना नहीं मिला, शादी के सपने, बच्चों के सपने, ये देखते रहते हैं हम। हमें खाने पीने से, दूसरों के सामने दिखावा करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अब इसके बाद वे पिताजी से बोले। पिताजी से क्या कहा उन्होंने? पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। कई बार आपकी बातों को अनसुना कर अपने मन के अनुसार भी चला हूं मैं, क्योंकि मेरे लिए परिवार से बढ़कर मेरा देश है। मेरी रगों में देशभक्ति का वही खून दौड़ रहा है जो दादाजी आप में और चाचा जी की रगों में है। तो ऐसा नहीं है कि भगत सिंह अकेले ही क्रांतिकारी थे। उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके चाचा जी सारे क्रांतिकारी थे। किंतु होता है ना, जैसा अर्जुन के साथ हुआ था कि भले ही योद्धा है, मोह तो जाग ही जाता है। इसी तरह पिताजी, दादाजी, इनका भी जाग रहा होगा। अब सामने अर्जुन के सामने कृष्ण थे, यहाँ इनके सामने भगत सिंह है। कृष्ण का उपदेश अर्जुन को मिला था, वही उपदेश ही अपने पिताजी, दादाजी, परिवार वालों को दे रहे हैं। तो वो कहते हैं पिताजी से आगे कि मैंने तो वही किया जो हमारे परिवार की परंपरा रही है कि देश के लिए, देश से बढ़कर परिवार नहीं है। फिर भी मैं आपसे अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगता हूं। फिर पिताजी कहते हैं कि भगत, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही पुत्र मोह में अंधा होकर, ये कौन सी बात कह रहे हैं वो, जब पिता ने भगत सिंह को छुड़ाने के लिए दरख्वास्त दी थी तब भगत सिंह बहुत क्रोधित हुए थे और भगत सिंह ने उनको पत्र लिखा था और बहुत डांटा भी था। और जो डांटा था वो सारी बातें न्यूज़पेपर में छपवाई थी कि सबको पता चलना चाहिए ताकि अब कोई और ऐसी गलती ना करे
कि मुझे जेल से छुड़ाने के लिए किसी के सामने दरख्वास्त करे, विनती करे, ऐसा मुझे पसंद नहीं। तो उसी बात को यहाँ पर उनके पिताजी दोहरा रहे हैं कि भगत, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं ही पुत्र मोह में अंधा होकर गलत राह पर चल निकला था, लेकिन तुमने सत्य का दर्पण दिखाकर मुझे विनाश की ओर बढ़ने से रोक लिया। मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। और यह कहकर सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। और इसके बाद भगत सिंह ने चाचियों और अपने भाई बहनों से बात की, और ये बात करते करते अब सीमित समय होता मुलाकात का, और मुलाकात का समय भी फिर समाप्त हो गया था। और सभी ने एक बार फिर भरपूर निगाहों से भगत सिंह को देखा और दुखों का बोझ उठाए हुए वहां से चले गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अब मुलाकात नहीं होगी, यही अंतिम मुलाकात है। लेकिन जब वो चले गए, परिवार मिलकर जा चुका था, लेकिन भगत सिंह अभी भी बेचैन थे। क्यों? छोटे भाई कुलतार को रोते देखकर उनका मन विचलित हो गया था। छोटा भाई भी आया था, विचलित तो होगा ही। उन्होंने उसी रात अपने छोटे भाई को अपने जीवन का अंतिम पत्र लिखा। और क्या लिखा उन्होंने अपने भाई को? उन्होंने लिखा कि प्रिय कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बड़ा दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना। और आगे क्या कहूं मैं तुमसे। अब आगे भगत सिंह क्या कहते हैं उसको जरा समझने का प्रयास करना। वो कहते हैं, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें ये शौक देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूं ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। मेरी हवाओं में रहेगी ख्यालों की बिजली, यह मुश्त ए खाक हूं रहे रहे ना रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं हौसले से रहना। ये पत्र भगत सिंह ने अपने प्रिय भाई कुलतार को लिखा था। इसके बाद फिर से उनको अवसर मिला जेल से निकल जाने का, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार किया। क्या हुआ कि एक सरदार जी आए, उन्होंने दबे स्वर में भगत सिंह को पुकारा। सरदार जी आए और दबे स्वर में भगत सिंह को पुकारा, लेकिन भगत सिंह पढ़ने में इतनी तल्लीनता से खोए हुए थे। अब देखो उनको फांसी मिलने वाली है और वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और वो इतने तल्लीन होकर पढ़ रहे थे, इतने खोए हुए थे कि उन्हें पुकारने वाले की आवाज भी सुनाई नहीं दी। तो सरदार जी ने थोड़े ऊंचे स्वर में फिर से पुकारा। तो भगत सिंह ने फिर पूछा, आंखें नहीं उठाई, पढ़ते रहे, आंखें नीचे ही रहीं। और आंखें नीचे रखते ही उन्होंने पूछा, कौन है? तो सरदार जी कहते हैं कि मैं 14 नंबर का संदेश लाया हूं। और फिर जब भगत सिंह ने यह सुना तो उन्होंने किताब को एक तरफ रखा, और किताब को एक तरफ रखते हुए भगत सिंह ने आश्चर्य से पूछा कि कैसा संदेश? उस आदमी ने कुछ भी ना कहते हुए वो जो चिट्ठी थी, जो संदेश था, उसे आगे बढ़ा दी। भगत सिंह ने पल भर में चिट्ठी को पढ़ डाली और प्रश्न भरी मुद्रा से संदेश वाहक की ओर देखा। मैंने चिट्ठी को पढ़ ली और एक प्रश्न, जैसे कि कुछ सवाल हो उनके मन में, उस तरह से उन्होंने संदेश वाहक की तरफ देखा। तो संदेश वाहक कहता है कि जवाब लिख दीजिएगा, जो पत्र में लिखा है उसका जवाब लिख दीजिएगा, तत्काल सब प्रबंध हो जाएगा। किस चीज का प्रबंध की बात कर रहा है सरदार जी? सरदार जी आराम से कह रहे हैं कि सब प्रबंध हो जाएगा, आप पत्र में लिख दीजिएगा कि आपका क्या कहना है। तो चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में लिखा था, भगत सिंह को जो पत्र प्राप्त हुआ उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि सरदार जी आप एक सच्चे, ये भगत सिंह के लिए बात कही जा रही है कि सरदार जी आप एक सच्चे इंकलाबी की हैसियत से बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि आपको बचा लिया जाए? इस आखिरी वक्त भी शायद कुछ किया जा सकता है रिहाई की। तो जब भगत सिंह ने ऐसा पढ़ा पत्र में कि रिहा,
हाँ, रिहाई की कल्पना से पल भर के लिए तो भगत सिंह का मन पुलकित हो उठा और उनके मन में फिर वो भी विचार उन्होंने किया होगा कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। समाजवाद के सपनों को भी साकार करना था। मौत ने अगर जीवन प्रदान किया तो वे मातृभूमि की सेवा कर सकते थे। ये सब उनके मन में बातें उठने लगी, लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी मुद्रा फिर से गंभीर हो गई। मौत का मूल्य उन्होंने महसूस किया कि मौत का मूल्य कितना है। उन्होंने वो महसूस किया और जवाब फिर उन्होंने लिखा। तो उन्होंने क्या लिखा उस पत्र के उत्तर में? उन्होंने लिखा कि मैं इनकार नहीं करता कि एक इंसान की हैसियत से मुझे जीने के प्रति मोह है। अगर मैं एक इंसान की तरह देखूं तो हर इंसान को जीने के प्रति मोह होता है, कौन चाहता है मरना। वो यही कह रहे हैं कि मैं इनकार नहीं करता कि एक इंसान की हैसियत से मुझे जीने के प्रति मोह तो है, लेकिन इस क्षण अभी जहां पर मैं हूं उस स्थिति में, कि वो बात कर रहे हैं कि इस क्षण मेरे जीवन के बदले मेरी मौत का मूल्य अधिक है। मेरा नाम हिंदुस्तानी इंकलाबी पार्टी का निशान बन चुका है, जिस पार्टी में वो थे, और पार्टी के आदर्शों तथा बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कर दिया है कि इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। माने अभी मैं इतना ऊंचा हो गया हूं उन सबके लिए कि जीते जी मैं इतना या इससे ज्यादा ऊंचा फिर कभी हो नहीं सकता। तो मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी मौत का मूल्य है अभी। तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली फिर कौन होगा? मुझे आज अपने आप पर बहुत गर्व है। भगत सिंह कह रहे हैं ऐसा कि मुझे आज अपने आप पर बहुत गर्व है। मेरी अब कोई अभिलाषा बाकी नहीं है। अब तो बस बड़ी बेताबी से आखिरी परीक्षा का इंतजार है। आरजू है कि वह और करीब हो जाए। उन्होंने लिखा, आरजू है कि वह और करीब हो जाए, माने जो फांसी का है तारीख वो और करीब हो जाए। उनकी आरजू पूरी भी हो गई। 24 की जगह 23 को ही उनको फांसी दे दी गई थी। और पत्र के अंत में वो लिखते हैं कि आपका साथी भगत सिंह। तो ये बातें थी, इनको गहराई से समझोगे तो जानोगे कि कितनी ऊंची बातें उन्होंने कही हैं। कब? जब उनकी फांसी निश्चित हो चुकी थी और अंतिम मुलाकात जो उन्होंने अपने परिवार से की, उनको जो रिहाई के अवसर मिले, उन सबको आप जब समझोगे तो आप जानोगे कि इसी को प्रेम कहते हैं। ये होती है क्रांति, जहां शरीर का मूल्य नहीं रहता, जहां मुक्ति, जहां आजादी चाहिए होती है हर तरह के बंधनों से, पाखंडों से। फिर उसके लिए अगर कीमत शरीर की हो तो वो भी छोटी लगती है। आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं इसीलिए क्योंकि उनका जीवन इतना ही विशाल था, इतना ही गहरा और इतना ही ऊंचा था। वरना तो रोज आते जाते हैं लाखों, कौन देखता है उन्हें। और भी बहुत कुछ है जो उनके बारे में बातें हैं। जब उनको जानोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जीना किसे कहते हैं। यही होती है असली जिंदगी। 23 साल में ही इतना जी लिए जितना लोग सैकड़ों सालों में नहीं जीते। आगे और जानना हो तो बताइए, पर सीखिए जरूर इनसे। ये हमारे आदर्श होने चाहिए, आजकल के 2 कौड़ी के फिल्मी कलाकार नहीं, जो देश को सिर्फ बर्बाद करने पर तुले हों।